सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग रजिया सुल्तान के नेक्स्ट का जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने रजिया सुल्तान तक देखा था। पेन कहाँ है सर? तो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट रजिया। ठीक है, और इसमें इसका टाइम पीरियड हमने क्या देखा था रजिया सुल्तान का, 1236 टू 1239, 3 साल तक ही ये रूल करती हैं। और रजिया सुल्तान के विषय में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से रजिया सुल्तान जब फीमेल एक फर्स्ट फीमेल किंग क्वीन बनी थी तो किस तरीके से चैलेंजेस थे उनके अथॉरिटी को लेके। तो इस पे कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रजिया सुल्तान की 1239 में मृत्यु हो जाती है। सी वॉज मर्डर्ड and she was murdered by whom? She was murdered by bandits. याद है, when she was returning to Delhi, ताबर हिंद जो है वहां पे उनको कैप्चर कर लिया गया था रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के द्वारा, और बाद में फिर रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं और उसके बाद अल्तुनिया उन्हें आज़ाद कर देता है। तो उसके बाद रजिया सुल्तान वापस दिल्ली की तरफ रुख लेती है, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही जो दिल्ली के आसपास में घने जंगल होते हैं वहीं पे उनकी मर्डर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बैंडिट्स के द्वारा। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान, After the death of Razia Sultan, her brother Nasiruddin Mahmud became the Sultan। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी अगर आप देखिएगा तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद हमने देखा क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद अब कौन आया है? नासिरुद्दीन महमूद। एंड नासिरुद्दीन महमूद वाज द ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान। टाइम पीरियड लिखना है तो लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 टू 1236, रजिया सुल्तान 1236 टू 1239, नासिरुद्दीन महमूद 1239 टू 1246 से 1266, 1286, हाँ 1265। ठीक है, तो ये है आपका क्रोनोलॉजी। और ये सब किस में आते हैं? दे ऑल कम अंडर स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी मैंने आपको बताया है ना कि स्लेव डायनेस्टी इज वन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद जो है वो सुल्तान बन के आते हैं, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद जो थे ही वॉज बेसिकली अ पपेट। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद वाज नॉट एन एबल किंग। और नासिरुद्दीन महमूद की जो राजपोशी हुई थी, जब नासिरुद्दीन महमूद किंग बने थे तो अगेन पॉलिटिकल सिचुएशन जो था दिल्ली सल्तनत का वो काफी फ्रेजाइल था। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान मर्डर्ड हो गई थी और उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फेज है। तो इस टाइम पीरियड पे नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में बलबन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बलबन यहां पे नहीं आता है। बलबन जो है, बलबन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। बलबन कौन है? तो बलबन के बारे में जानिए कि बलबन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नासिरुद्दीन महमूद अ किंग। और इसीलिए नासिरुद्दीन महमूद तो सुल्तान बन गए, बलबन को उन्होंने क्या बना दिया? नाइब। बलबन को क्या बनाया गया? नाइब। ठीक है, तो बलबन वाज नॉट अ सुल्तान, ही बिकेम नाइब। तो 1246 से 1246 से लेकर 1266 तक, 1266 तक बलबन जो है वो क्या है? नाइब है। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, दूसरे पेज पे हम लोग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ओके, लिख लीजिए जल्दी से अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, तो बलबन जो है, बलबन क्या है? बलबन नाइब है। नाइब आप कह सकते हैं कि डेप्यूटी है। किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद कौन है? किंग है जो रजिया सुल्तान के बाद बने हैं। ठीक है,
और ये जो टाइम पीरियड है बलबन का, दैट इज योर 1246 से जब वो नाइब बना टू 1286 1286 तक बलबन का टाइम पीरियड है। तो जितना भी अथॉरिटी था, जो भी पावर था, जनरली वो किसके हाथों में था? बलबन के हाथों में था। क्यों? क्योंकि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को किंग बनाने में हेल्प किया था। तो 1246 से इसको आप दो फेज में बांट सकते हैं, 1246 टू 1266, मतलब जब तक नासिरुद्दीन महमूद जिंदा है। नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड क्या है? 1246 से 1266 तक। तो 1246 टू 1266 तक, जब तक नासिरुद्दीन महमूद जिंदा है तब तक बलबन रहा है नाइब। और 1266 से 1266 से 1286 तक, ये 20 साल तक जब नासिरुद्दीन महमूद मर चुके हैं, तब बलबन रहा है क्या? सुल्तान। किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली। बलबन के बारे में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है और यहां पे बीपीएससी से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो बलबन के बारे में जानते हैं कि बलबन का ओरिजिनल नाम जो था वो था उलुग खान। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, उलुग खान जो है वो किसका ओरिजिनल नाम था? तो बलबन का था। ठीक है, और बलबन काफी इन्फ्लुएंशियल था इस 20 सालों में जब तक नासिरुद्दीन महमूद रहे हैं। तो बलबन का जो पावर था, जो अथॉरिटी था, उसकी वजह से बाकी के जो नोबल्स थे वो बलबन के अगेंस्ट हो गए थे, वो जेलस हो गए थे। बाकी के नोबल्स को उतना पावर मिलता नहीं था, तो बाकी के नोबल्स क्या करने लगे कि बलबन के खिलाफ प्लॉटिंग करने लगे। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था उसका कान भरने लगे बाकी के नोबल्स लोग मिलके, और जिसकी वजह से 1253 में 1253 में बलबन को नासिरुद्दीन महमूद क्या करते हैं कि नाइब के पोस्ट से हटा देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि बलबन जो है वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे, और इसके वजह से जो बाकी के नोबल्स थे वो वो बलबन की पॉपुलैरिटी से काफी जेलस थे, जिसकी वजह से बाकी के टर्किश नोबल्स जो हैं वो सुल्तान के कान भरने लगे, जिसकी वजह से सुल्तान जो नासिरुद्दीन महमूद है उन्होंने 1253 में 1253 में बलबन को नाइब के पोस्ट से हटा दिया। ये क्वेश्चन आपको आता है कि बलबन जो है वो नासिरुद्दीन महमूद का क्या था? मीर बख्शी था, मतलब कमांडर इन चीफ था, वजीर था कि नाइब था? तो आप लिखेंगे क्या कि बलबन जो है वो क्या था? नाइब था। ठीक है, नाइब भी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट था। आप कह सकते हैं कि फोर्थ पोस्ट जो होगा सुल्तान, सुल्तान के बाद मीर बख्शी मतलब कमांडर इन चीफ, सुल्तान के बाद वजीर, वजीर के बाद मीर बख्शी, मीर बख्शी मतलब कमांडर इन चीफ, उसके बाद आता था नाइब का पोस्ट। ठीक है, तो बलबन नाइब था और 1253 में बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने नाइब के पोस्ट से हटा के एक इंडियन मुस्लिम जिसका नाम था रेहान, इमाउद्दीन रेहान, रेहान को नाइब बनाया गया। बलबन को 1253 में हटा दिया गया और बलबन के जगह पे किसको बनाया गया नाइब? इमाउद्दीन रेहान। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1253 में जब बलबन को नाइब के पोस्ट से हटाया गया था तो उसके जगह क्या हो रहा है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन का ही था ना सर? हाँ, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन का है, वो बता रहे हैं, इसके बाद आएंगे। पहले बलबन का मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, क्या था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, किसके कॉन्टेक्स्ट में था, वो सब बात करेंगे। ये तो अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है बलबन का, क्लियर है ये? तो इमाउद्दीन रेहान जो है वो बलबन के जगह पे उनको नाइब बनाया जाता है, लेकिन बलबन फिर क्या करता है कि बलबन जो है वो हार नहीं मानता है। ही स्टार्ट लाइक स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन। बाकी के नोबल्स जो थे उसके अगेंस्ट में थे, उनको वो लालच देता है बलबन, पैसे का, पावर का, कि अगर हम नाइब बन जाएंगे तो तुम लोगों को पावर मिल जाएगा। और साथ ही साथ बलबन जो है वो मंगोल्स जो थे उनके साथ भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लेता है एज अ बैकअप, कि अगर इसको नाइब नहीं बनाया गया तो मंगोल के साथ मिलकर बलबन क्या कर देगा? नासिरुद्दीन महमूद पे अटैक कर देगा। तो 1-2 साल जो है जब बलबन आउस्ट हो गया है नाइब के पोस्ट से, जब इमाउद्दीन रेहान बना है नाइब, तब तक बलबन ने क्या किया है? अपने पोजीशन को फिर से स्ट्रांग किया है। और फाइनली फिर से 3 साल के बाद 1256 में ही बलबन को फिर से नाइब का पोस्ट बना दिया जाता है ना, बलबन को फिर से वो वाली पोस्ट दे दी जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि जब बलबन हटा था तो उस समय नाइब कौन बना था? तो इमाउद्दीन रेहान। और जैसे ही बलबन बनता है नाइब फिर से, तो वो क्या करता है कि इमाउद्दीन रेहान को मार देता है, मर्डर कर देता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। कब? 1266 में। एंड 1266 में इमाउद्दीन रेहान के मरने के बाद बलबन बिकेम व्हाट? सुल्तान।
ठीक है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बलबन एज अ सुल्तान। यहां तक क्लियर है आपको? बलबन के बारे में फिर से बता रहा हूं मैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के तख्त पे नासरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का बेटा था, मतलब रजिया सुल्तान का भाई था, वो सुल्तान बन के बैठता है। नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में बलबन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसकी वजह से जब नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बनते हैं तो वो बलबन को नायब का पोस्ट दे देते हैं। बलबन इस टाइम पीरियड में 1246 से लेकर 1253 तक काफी इन्फ्लुएंशियल हो जाता है दिल्ली सल्तनत में, और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी के नोबल्स जो हैं वो बलबन के खिलाफ प्लॉटिंग करने लगते हैं, राजा के कान भरने लगते हैं, जिसकी वजह से 1253 में 1253 में बलबन को नाइब के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह इमाउद्दीन रेहान को नाइब बनाया जाता है। इमाउद्दीन रेहान जो है वो टर्किश नहीं था, इमाउद्दीन रेहान इंडियन कन्वर्ट मुस्लिम था। ठीक है। इस टाइम पीरियड में जब बलबन नाइब नहीं है तो बलबन ने क्या किया कि अपनी फिर से अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किया, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए नोबल्स के साथ, साथ ही साथ मंगोल्स के साथ, और नासरुद्दीन महमूद पे प्रेशर बनाया गया, जिसकी वजह से नासरुद्दीन महमूद फिर से 1255-56 में बलबन को नाइब का पोस्ट दे देते हैं। नाइब का पोस्ट वापस मिलने के बाद बलबन इमाउद्दीन रेहान की हत्या कर देता है, और फाइनली 1266 में जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो अब बलबन नाइब से हटके क्या बन जाता है? सुल्तान। ठीक है। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बलबन एज अ सुल्तान। इसको जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो नेक्स्ट देखिए बलबन एज अ सुल्तान। तो देखिए बलबन जब सुल्तान बना, और ऐसा माना जा रहा था कि नासरुद्दीन महमूद के मर्डर में बलबन का भी हाथ है, तो बाकी के जो नोबल्स थे, बलबन भी नोबल था, अकेला नोबल तो बलबन था नहीं ना, और भी सारे नोबल्स थे दिल्ली सल्तनत में, तो बाकी के नोबल्स लोग जो हैं वो बलबन के सुल्तान बनने को चैलेंज करने लगे कि साहब आप कैसे सुल्तान बन गए, आप तो नाइब थे, आप तो नोबल हैं, हम लोग भी नोबल हैं, तो आप कैसे सुल्तान बन गए। लेकिन इसके बावजूद बलबन क्या हुआ? सुल्तान बना। लेकिन जब बलबन सुल्तान बना तो बलबन को पता था कि उसके सुल्तान बनने की वजह से काफी आक्रोश है नोबल्स के बीच में। ठीक है। और खासकर जो चहलगानीज थे, चहलगानीज कौन थे? जो स्लेव नोबल्स थे, जो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इस टाइम तक जो चहलगानी थे वो काफी पावरफुल लॉबी थे, और चहलगानीज और बाकी के नोबल मिलके बलबन के सुल्तान बनने को चैलेंज कर रहे थे। तो बलबन किसी तरीके से सुल्तान बनता है, और सुल्तान बनने के बाद बलबन एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अडॉप्ट करता है। ठीक है। क्योंकि बलबन को अपने खिलाफ होने वाले सारे षड्यंत्रों को क्या करना है? दबाना है। तो बलबन क्या करता है? सबसे पहले टू लेजिटिमेट हिज पोजीशन। अब बलबन को अपने पोजीशन को लेजिटिमेट करना है, उसको बताना है लोगों को कि नहीं, हम जो सुल्तान हैं हम सही तरीके से सुल्तान हैं, मतलब स्थिति की वजह से कहो या पावर डायनेमिक्स की वजह से कहो, आई एम द लेजिटिमेट सुल्तान। तो बलबन क्या करता है कि अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करने के लिए व्हाट ही डू, ही डज टू थिंग्स। ठीक है। फर्स्ट ही इंक्रीज्ड the individual superiority, he increased the individual superiority of sultan। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तक जो सुल्तान होते थे इल्तुतमिश के बाद, रजिया सुल्तान के बाद, जैसे नासरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड काफी लंबा है ना, 1246 से 1266 तक 20 साल का टाइम पीरियड है। तो नासरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे नोबल्स काफी स्ट्रांग हो गए थे, जो चहलगानीज थे वो काफी स्ट्रांग हो गए थे। तो बलबन को पता था कि जो चहलगानी हैं उनको सुल्तान के नीचे होना चाहिए, लेकिन चहलगानी क्या हो गए हैं? काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने सबसे पहले सोचा कि किसी भी तरीके से सुल्तान की इज्जत जो है वो नोबल से ऊपर की होनी चाहिए, और इसके लिए बलबन ने क्या किया कि अपना डेसेंट जो है, अपना डेसेंट मतलब लीनियज, क्या हो रहा है? बुलाइए ना निशी सर को।
वो तो ठीक है, दूसरा कर दिए आप, इरेजर उससे हो गया फिर। वाइट कर दीजिए, येलो कर दीजिए, ठीक है, इस पर ब्लैक हो जाएगा। स्विच, अरे यार, येलो करके स्विच कर दीजिए, ठीक है। पेन कहाँ, इरेज कर दो। स्टार्ट करें। हाँ जी, तो देखिए बलबन जो है, जस्ट मिनट, वो तो ठीक है लेकिन ये क्यों हो रहा है। बलबन जो है, इट ही टुक 3 स्टेप्स टू चेक द राइजिंग अथॉरिटी ऑफ नोबल्स। ठीक है, पहला उसने क्या किया, ही क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम अफ्राशियाब। ये मैं बता दूंगा आपको मैं क्या लिख रहा हूं, क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम अफ्राशियाब। सेकेंड, ही एबॉलिश्ड चहलगानी। थर्ड, he portrayed himself as defender of high bond। ये तीनों चीज मैं आपको समझा देता हूं क्या है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, ज्यादा ही डिसेंट फ्रॉम अफ्राशियाब, ठीक है। अब देखिए बलबन ने क्या किया कि बलबन ये सब काम क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि बलबन को अपनी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले बलबन ने क्या किया कि उसने ये पोर्ट्रे किया कि वो अफ्राशियाब के फैमिली से बिलोंग करता है। किसके फैमिली से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अफ्राशियाब, अफ्राशियाब कौन था? अफ्राशियाब जो है वो पर्शिया, ईरान का लेजेंडरी वॉर हीरो है। जैसे अपने यहां भगवान श्री राम है ना, उसी तरीके से पर्शिया में अफ्राशियाब जो है वो एक लेजेंडरी वॉर हीरो है। तो उससे बलबन ने अपना डिसेंट क्लेम किया कि मेरा जो फैमिली है वो अफ्राशियाब से आता है। तो इससे क्या हो गया, इससे बलबन ये पोर्ट्रे करना चाहता था नोबल्स लोगों को कि ही हैज रॉयल ब्लड। ठीक है, तो आपके कुछ, क्योंकि उसको ये पोर्ट्रे करना जरूरी था ना कि उसमें शाही खून है, तभी तो वो राजा बन सकता है, इज़न्ट इट। तो बलबन जब नासरुद्दीन महमूद के बाद किंग बना तो उसने सबसे पहले क्या किया कि अपना डेसेंट क्लेम किया, किससे? अफ्राशियाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बीपीएससी में कि बलबन ने अपना डेसेंट किस ईरानियन वॉर हीरो के साथ आइडेंटिफाई किया था। योर आंसर वुड बी अफ्राशियाब। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अफ्राशियाब के साथ अपना डिसेंट किस इंपरेयर ने क्लेम किया था। तो इसके 2 आंसर होंगे, एक तो बलबन आपको पता है, साथ ही साथ दूसरा था महमूद गजनी। ठीक है, तो महमूद गजनी एंड बलबन आर द 2 इंपरेयर्स who have claimed their descent from अफ्राशियाब। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन दोनों आया हुआ है, बलबन भी दिया हुआ होगा और अगर महमूद गजनी भी दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अफ्राशियाब से इनमें से किस सुल्तान ने अपना आइडेंटिफाई किया था, तो आपके आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बलबन ने अफ्राशियाब के साथ डेसेंट प्रोक्लेम करके ये जस्टिफाई कर दिया कि उसमें रॉयल ब्लड है। सेकंड है, अच्छा ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्लासेस आपके सही से नहीं हो पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है वो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, वो आप बात कीजिए, इसमें मैं क्या कर दूंगा जी, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। हाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, साइन का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा है कि बलबन ने क्या किया कि चहलगानी सिस्टम जो है
रोहित सर कैसे होगा जी? फिर उसमें कैसे करा दूं मैं? चहलगानी सिस्टम को एबॉलिश किया, ठीक है। चहलगानी सिस्टम को एबॉलिश किसने किया है? आपके आंसर होंगे बलबन। चहलगानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया है? तब आपके आंसर होंगे इल्तुतमिश। वो तो मैंने आपको बताया था ना कि इल्तुतमिश जो है वो चहलगानी सिस्टम को क्या किया है, स्टार्ट किया है। और एबॉलिश किसने किया चहलगानी सिस्टम को? बलबन ने। और चहलगानी सिस्टम को क्यों एबॉलिश किया गया है? क्योंकि जो टर्किश नोबल्स थे वो काफी प्रोमिनेंट हो गए थे, काफी पावरफुल हो गए थे, ठीक है। अब देखिए, तो चहलगानी सिस्टम को जब खत्म किया गया तो फिर अब ये भी हो सकता था कि बलबन के खिलाफ बाकी के जो हाई बॉर्न नोबल्स है वो सब अगेंस्ट में हो जाए कि आपने चहलगानी खत्म किया, कल होके हो सकता है बाकी के नोबल्स के आप लोग नोबिलिटी भी ले जाए, इजंट इट। तो बलबन ने क्या किया कि एक तरफ चहलगानी को उसने खत्म किया, दूसरे तरफ उसने ये कहा, प्रोक्लेम किया कि जितने भी हाई बॉर्न मुस्लिम्स हैं, हाई बॉर्न मुस्लिम जैसे कि हिंदूज में अपर कास्ट हो गया ना, तो उसी तरीके से बलबन ने ये कहा कि जो भी हाई बॉर्न मुस्लिम्स है, और यहां पे हाई बॉर्न मुस्लिम्स कहने का मतलब था टर्किश नोबिलिटी, उसका बलबन प्रोटेक्ट करेगा। ये बलबन ने अब प्रोक्लेम किया लोगों को, ठीक है। और इसीलिए बलबन ने क्या किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे उसको बलबन सिर्फ टर्किश नोबिलिटी के सामने रखता था। और भी मुस्लिम्स में अगर बात करेंगे तो सिर्फ टर्किश ही तो नहीं आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, बाकी के लोग भी थे, खिलजीज भी थे, अफगान्स भी थे, इजंट इट। तो खिलजीज हो या अफगान्स हो, इनको अर्ली डेज में इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं मिलता था। सिर्फ जो टर्किश ओरिजिन के नोबल्स होते थे उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाता था इन द अर्ली पीरियड ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि जो भी टर्किश नोबिलिटी है उनके जो प्रिविलेजेस हैं वो इंटैक्ट रखे जाएंगे, उसको मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है। तो बलबन, और ये जो सोर्स हमें मिलता है ये बारनी से मिलता है। बारनी जो है वो राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि बलबन वाज द डिफेंडर ऑफ हाई बॉर्न। तो ये तीन चीज बलबन ने किया। अपना चैलेंज जो था जब वो राजा बना था और उसके राजा बनने के खिलाफ में जो लोग बोल रहे थे उसको हटाने के लिए बलबन ने ये तीन काम किया। सबसे पहले अपने आप को रॉयल ब्लड जो है वो बताया, कैसे अपना डेसेंट अफरासियाब से क्लेम करके। अफरासियाब कौन था? तो अफरासियाब लेजेंडरी वॉर हीरो है। फिर क्वेश्चन आएगा कि अफरासियाब से अपनी आइडेंटिटी किन राजाओं ने, किस सुल्तान ने आइडेंटिफाई की है? तो दो आंसर होंगे, महमूद गजनी और दूसरा कौन होगा? बलबन। अफरासियाब से अपना डिसेंट प्रोक्लेम करने के बाद बलबन ने चहलगानी सिस्टम को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। चहलगानी सिस्टम को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया? बलबन ने। थर्ड, बलबन ने यह भी पोर्ट्रे किया कि वो हाई बॉर्न नोबल्स का डिफेंडर है, ठीक है, कि बलबन जो है वो हाई बॉर्न जो है उसका डिफेंडर है, ठीक है। अब देखिए, ये तो तीन चीज हो गया बलबन के बारे में। एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि बलबन ने सजदा और पैबोस ये इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सजदा एंड पैबोस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था? आपके आंसर होंगे बलबन ने। सजदा और पैबोस किया था, ठीक है। सजदा होता था बाउइंग ओवर इंपरेटर, मतलब कोई भी नोबल अगर आएगा तो आने से पहले वो सुल्तान के पास झुकेगा, सजदा जिसको करना कहते हैं। अब ये अन इस्लामिक प्रैक्टिस है ना। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है खुदा मतलब अल्लाह को छोड़ के और किसी और व्यक्ति पे सजदा करें, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी बलबन ने सजदा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये क्यों किया गया था? नोबल्स को इंटेलेक्चुअली मतलब नोबल्स के दिमाग में ये रखने के लिए कि सुल्तान तुमसे ऊपर होता है। क्योंकि मैंने बताया ना, बलबन जब किंग बना था तो नोबल्स लोग काफी पावरफुल थे, वो सुल्तान को वैल्यू ही नहीं करते थे। इस टाइम पीरियड में बलबन सुल्तान बना था, तो नोबल्स को लाइन पे लाने के लिए बलबन ने क्या किया? सजदा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पैबोस क्या था? टचिंग द इंपरेटर्स फीट, ठीक है, मतलब जो सुल्तान होता है उसके पैर को चूमना, वो क्या हो गया? पैबोस। तो सजदा और पैबोस किसने स्टार्ट किया है? बलबन ने। और चूंकि ये दोनों अन इस्लामिक प्रैक्टिस है, उसके बाद भी दिल्ली सल्तनत में ये प्रैक्टिस लाई गई है। इससे हम ये आकलन लगा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट अ प्योरली इस्लामिक स्टेट।
ठीक है, ये मेंस में आपको क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से एक इस्लामिक साम्राज्य नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आपको बहुत सारे जो रूल्स होते थे, बहुत सारे जो लॉ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लॉज आए हैं जो शरिया के खिलाफ होते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से, प्रशासनिक सहूलतियों की वजह से ऐसे बहुत सारे कानून लाए गए हैं जो ये बात को सिद्ध करते हैं कि दो दिल्ली सल्तनत वो फर्स्ट इस्लामिक मतलब किंगडम है, लेकिन इट वाज नॉट प्योरली एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, तो सजदा एंड पैबोस जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? बलबन ने। क्लियर है ये चीज? तो ये चार काम बलबन ने किया है किसके लिए? अपना जो इंटरनल थ्रेट था, जो उसकी सत्ता को लेके जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, उसको कंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स के बाद कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे बलबन के लिए। अब राजा बन गया है तो सबसे पहले उसने अपना सिंहासन सिक्योर किया। ठीक है, ये सब काम करके अब इसके अलावा जब वो राजा बन गया है तो उसके अलावा भी तो राजा के बहुत सारे दुश्मन है ना, जैसे मेवतीज हैं, राजपूत हैं, अफगान्स हैं, जो इस ताक में रहते थे कि किसी तरीके से इस दिल्ली सल्तनत को खत्म किया जाए। Isn't it? अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल डेंजर्स फेस्ड बाय बलबन, जिसमें आता है बलबन का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो अभी तक हमने क्या देखा है? बलबन का इंटरनल थ्रेट को खटाने के लिए बलबन ने ये सब काम किया है। अब हम लोग देखेंगे बलबन का एक्सटर्नल थ्रेट और एक्सटर्नल चैलेंजेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। हो गया 5 मिनट। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। सर ये इरेज का कैसे करेंगे? नेक्स्ट ले लें, वो 1 by 1 ही है। इसको रब कर देते हैं, जिनको लिखना है प्लीज लिख लीजिए। व्हाट इज चहलगानी सिस्टम? चहलगानी सिस्टम जो है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। और चहलगानी में क्या होता था? चहलगानी को कहा जाता था ग्रुप ऑफ 40 लोगों का समूह। और ये 40 लोग कौन होते थे? तो जो आपको नोबल्स होते थे, ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी के जो नोबल्स होते थे, उनको क्या कहा गया है? चहलगानी। क्योंकि इल्तुतमिश भी तो स्लेव था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आरम शाह को हटा के बन जाता है क्या? सुल्तान। तो वो भी तो स्लेव था, और सिर्फ इल्तुतमिश इकलौता स्लेव तो नहीं था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का, वैसे बहुत सारे स्लेव थे। तो बहुत सारे स्लेव जो थे वो चैलेंज करने लगे इल्तुतमिश को कि साहब आप में ऐसा क्या है कि आप मतलब सुल्तान बनिएगा और हम लोग नोबल बन के रह जाएंगे। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तब उसको बाकी के नोबल्स को भी तो कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि वैसे 40 स्लेव नोबल्स जो बहुत प्रोमिनेंट थे उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट और पोर्टफोलियो दिया था इल्तुतमिश ने, ताकि ये लोग बगावत ना करें। तो इसी को कहा गया चहलगानी सिस्टम। और धीरे धीरे इल्तुतमिश के बाद जब तक रजिया आती है तब तक ये जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स होते हैं ये काफी पावरफुल हो जाते हैं। जब रजिया सुल्तान के बाद नासरुद्दीन महमूद आता है उस समय भी ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स काफी मतलब कि पावरफुल हो जाते हैं। तो बलबन के टाइम तक आते आते बलबन को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे सल्तनत चलानी होगी, अगर उसे सल्तनत पे कंट्रोल चाहिए, तो ये जो सेकंड पावर का जो सेंटर डेवलप हो गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस 40 नोबल्स, इसको हटाना पड़ेगा। तो उसको बलबन ने चहलगानी को खत्म किया था। तो वही है चहलगानी, मतलब ग्रुप ऑफ 40 इंपॉर्टेंट नोबल्स हु वेयर बेसिकली द स्लेव ऑफ एम्परर्स। ठीक है, बारनी कौन है? बारनी मेडिवल हिस्टोरियन है, ठीक है, इतिहासकार है बारनी, और उन्होंने बलबन के टाइम पीरियड को लिखा है। ठीक है, तो बारनी इज अ मेडिवल हिस्टोरियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। फिर इरेजर तो है इस पे, लीजिए। एक्सटर्नल थ्रेट्स इज दे वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव इन चार्ज। किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, अगर आप बात करेंगे वो चहलगानीज के जो नोबल्स थे, हाँ, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दिया जाता था।
नासरुद्दीन को कौन मारता है? देखिए ये क्लियर नहीं है नासरुद्दीन महमूद को कौन मारता है। ऐसा कहा जाता है कि नासरुद्दीन महमूद की हत्या में बलबन का हाथ था। ठीक है, अब देखते हैं बलबन के एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या थे बलबन के? तो सबसे पहला था आपका मेवातीज। ठीक है, एक मिनट, मेवातीज एंड राजपूत्स, दे वेयर द एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, मेवातीज एक ट्राइब हैं जो दिल्ली के आसपास में रहते थे और समय समय पे वो क्या करते थे कि दिल्ली का जो बॉर्डर एरियाज के जो गांव होते थे वहां पे आके मेवातीज जो है वो अटैक करते रहते थे। ठीक है, और जो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी डेवलप हुआ था 1246 के बाद, जब नासरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बने थे, तो जिसकी वजह से मैंने बताया आपको पहले कि नासरुद्दीन महमूद वाज नॉट एन एबल किंग, तो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो थी वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ गई थी। और उसकी वजह से मेवातीज जो कि एक क्या है, ट्राइब है, who were living around Delhi, they used to attack nearby villages। ठीक है, सेकेंड राजपूत के विषय में मैंने आपको बताया है कि राजपूत हमेशा इसी ताक पे रहते थे। उनको पता था कि जो ये दिल्ली सल्तनत जो बनी है, जो टर्किश आए हैं, ये इंडिया के हैं नहीं, तो जो राजपूत थे दे वेयर ऑलवेज प्लॉटिंग अगेंस्ट द दिल्ली सल्तनत, तो ये तो था ही। साथ ही साथ थर्ड जो था वो था बैंडिट्स और डकॉइट्स। ठीक है, तो दिल्ली का जो एरिया था, मतलब दिल्ली टू यूपी बिहार का जो एरिया था, जो रोड था, इट वॉज इन्फेस्टेड बाई डकैट्स, जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो थे वो अपना सामान जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ले जा पाते थे। तो ये था आपको बलबन का एक्सटर्नल थ्रेट। बलबन ने इस तीनों थ्रेट को आपको क्या किया, हैंडल किया। कैसे? तो सबसे पहले मेवातीज के लिए तो बलबन एडॉप्टेड अ रूथलेस पॉलिसी। रूथलेस पॉलिसी, मेवातीज जो थे मैंने बताया ना आपको, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आते थे और दिल्ली के मतलब पास वाले गांव को अटैक कर देते थे। अब राजा के राजधानी में ही लेट से लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो राजा का क्या इज्जत रह जाएगा, isn't it? तो मेवातीज वेयर अ थ्रेट बोथ टू बलबन्स पोजीशन एज अ किंग ऑल्सो। तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने रूथलेस पॉलिसी फॉलो किया, मतलब पूरी सेना लगा दी मेवातीज को चुन चुन के खदेड़ खदेड़ के बलबन ने मारा है। इसी को कहते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है, ठीक है, ये क्या है, ये रूथलेस पॉलिसी है। रूथलेस पॉलिसी मतलब निर्दयी पॉलिसी है। किसकी? बलबन की। किसके खिलाफ? मेवातीज के खिलाफ। तो इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे स्ट्रेट बीपीएससी में सिर्फ पूछ देगा एक लाइन का क्वेश्चन कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसका है? बलबन का। लेकिन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के पीछे का स्टोरी ये है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज फॉलोड बाय बलबन अगेंस्ट मेवातीज। हु वर मेवातीज? दे वर द ट्राइब हु वर इनहैबिटिंग अराउंड दिल्ली एंड दे रेगुलरली यूज्ड टू अटैक द नियर बाय विलेजेस। राजपूत के लिए बलबन ने क्या किया? तो राजपूत जो थे वो इस टाइम तक जगह जगह पे किला बना लिए थे। मैंने बताया नासरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड से लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हो गया था। तो राजपूत को भी एक सर्टेनिटी दिख रही थी, चांस दिख रही थी कि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा है। नासरुद्दीन महमूद जो बलबन से पहले का किंग है वो ज्यादा एबल तो है नहीं। तो राजपूत क्या किए थे कि जगह जगह पे अपने किले बना लिए थे। बलबन ने क्या किया कि बलबन ने सबसे पहले दिल्ली और दिल्ली के आसपास में जितने जो गांव जो जंगल थे उनको खत्म कराया, उनको कटवाया, पहली बात। और जो नए जगह हो गए, जंगल खत्म हो गया तो फिर नए एरियाज हो गए, वहां पे अफगानों को लगा दिया, क्योंकि बलबन को पता था कि राजपूत से कौन लड़ सकता है। अगेन राजपूत जैसा कोई फाइटर ट्राइब होता है ना जी, आग को मतलब क्या लोहे को लोहा काट सकता है, इस टाइप का होता है ना। तो उसी तरीके से राजपूत को कंटेन करने के लिए बलबन को इन्हीं के जैसा एक मतलब वॉरिंग कम्युनिटी चाहिए था। तो बलबन ने क्या किया, दिल्ली और आसपास में जो घने जंगल थे उसको खत्म किया और वहां पे थानास बना दिया। थाना मतलब पुलिस थाना, चौकी बना दी और वो अफगानों के जिम्मे रख दिया गया। और अफगान ने राजपूत को जो दिल्ली और आसपास के में जो उन्होंने किला बना लिया था उसको कंटेन कर लिया। डकैट्स अगेन जब जंगल खत्म हो गए, जब थाना स्टैब्लिश हो गया, तो डकैट्स का भी इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस जो था दिल्ली और यूपी और बिहार के रोड्स पे, वो भी खत्म हो गया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फिर से सुचारू ढंग से चलने लगा। तो ये था बलबन का एक्सटर्नल थ्रेट्स, जिसको बलबन ने काउंटर किया है, और इसी में बलबन का ब्लड एंड बलबन का, ओके, इट्स नॉट विजिबल। अच्छा, अरे यार, हाँ भयानक दिक्कत है इसमें तो। क्या खुला ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड की पीसी में आधार मार्कर नहीं जाता, इसी 5 नहीं खुला फाइल नहीं था सर। लाइव है। देखिए देखिए लाइव है तो क्या प्रॉब्लम तो आ रहा है। नहीं कर रहा सही, हैंग करता है वो। बस गया, हो गया। जो नहीं मिल रहा सर। दूसरे सब खुद रहा इस पे नहीं मिलेगा। कुछ क्लास वैसा हो गया। आधार मार्कर नहीं जाता। नहीं कर रहा है सर। हैंग कर रहा है। अभी रूट रिस्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कितना फिर भी 5 मिनट लग जाएगा। फिर मैं कीजिए, क्या कहे फिर इस रूम को 5 मिनट खोल हाँ कर दिया। आई थिंक लाइव है, हाँ। कुछ क्वेश्चन से बात करते रहिए। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको फिर से रीबूट किया जा रहा है। 2-3 मिनट का टाइम आप लोगों को लगेगा, ठीक है, तब तक वेट कीजिए थोड़ा सा। हो गया। Okay, so welcome back. So we were discussing what? We were discussing
पेन का कलर लीजिए ना, वाइट है। पेन का कलर चलो कहाँ पे वी आर डिस्कसिंग बलबन एक्सटर्नल थ्रेट, बलबन्स एक्सटर्नल थ्रेट। और इसमें हम लोगों ने देखा है बलबन का एक्सटर्नल थ्रेट क्या क्या था। तो पहला था मेवातीज, मेवातीज के बाद और कौन थे एक्सटर्नल थ्रेट्स? राजपूत्स, और राजपूत्स के बाद और कौन थे एक्सटर्नल थ्रेट? तो बैंडिट्स और या फिर डकॉइट्स नियर बाई यूपी, चाहे नियर बाई दिल्ली। ठीक है। मेवातीज कौन थे? तो मेवातीज वेयर ट्राइब अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास के ट्राइब थे मेवातीज। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू? दे यूज्ड टू रेगुलरली प्लंडर व्हाट? द विलेजेस नियर दिल्ली। और ये जो एक्टिविटी थी मेवातीज की, ये क्या था बेसिकली? दैट वाज बेसिकली अ चैलेंज टू हुम? चैलेंज टू सुल्तान। उसी तरीके से राजपूत्स क्या किए थे? तो राजपूत्स हैड बिल्ड अप फोर्ट्स। ठीक है, जगह जगह पे राजपूत जमींदारों ने किला बना लिया था। क्यों? नासरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पे दिल्ली का अथॉरिटी कमजोर हुआ था, उसका फायदा उठा के डकैत्स जो थे वो दिल्ली के घने जंगल में रहते थे और दिल्ली से यूपी और बिहार का जो ट्रेड था उसको डिसरप्ट करते रहते थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन था जब बलबन जो है वो राजा बना था। और बलबन ने इन तीनों को काउंटर करने के लिए कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मतलब क्या हुआ? द पॉलिसी ऑफ एक्सट्रीम रूथलेसनेस, मतलब काफी निर्दयी तरीके का जो पॉलिसी होता है वो बलबन ने अडॉप्ट किया। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन था आपका कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसका है? बलबन का। और बलबन के इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की वजह से ये जो थ्रेट्स थे उन पे बलबन कंट्रोल करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बलबन के बारे में। और उसके बाद राजपूत को कैसे कंटेन किया बलबन ने? तो बलबन ने क्या किया कि दिल्ली के आसपास में जो घने जंगल थे उनको कटवाया और वहां पे अफगानों को बसाया, अफगान की कॉलोनी बना दी और थानास बना दिए। क्योंकि राजपूत से लड़ने के लिए अगेन बलबन वाज नोइंग कि कोई वॉरिंग ट्राइब ही मतलब सक्षम होगा। और डकैत्स का तो मैंने बताया, जैसे कि जंगल खत्म हो गए तो डकैत्स को भी मतलब बाद में फिर कंटेन कर लिया गया। सो दैट वाज बलबन्स एक्सटर्नल थ्रेट। नेक्स्ट जो बलबन ने अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए किया है वो है एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी का गठन। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, लिख लिए तो सर आई रब इट। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपको बलबन्स स्टेप्स टू मॉडर्नाइज आर्मी। बलबन को यह पता था कि नासरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड से अब तक आर्मी जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हुई है। ठीक है, तो बलबन जब सुल्तान बनते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जो अनफिट सोल्जर्स थे आर्मी में उसको बलबन क्या कर देते हैं? पेंशन ऑफ, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो द अनफिट सोल्जर्स वेयर पेंशन ऑफ। सेकेंड, बाकी जो फिट सोल्जर्स बन गए वो फिट रहे, उसके लिए बलबन स्टार्टेड हंटिंग एक्सपेडिशंस। ठीक है, हंटिंग एक्सपेडिशन मतलब शिकार पे ले जाया जाता था आर्मी के लोगों को, भाग दौड़ करवाया जाता था ताकि वो क्या रहे? फिट रहे। ठीक है, आर्मी जो है इसको इस टाइम तक कहा जाता था दीवाने अर्ज। तो ये टर्म्स जो हैं वो भी आपके मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि दीवाने अर्ज किसको कहा जाता था? तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को या आर्मी डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो बलबन ने कुछ कदम ये उठाए, उसने अनफिट सोल्जर को पेंशन ऑफ कर दिया और रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन उसने अपनाई है। क्यों? आर्मी को फिट रखने के लिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि बलबन के टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे थी, लगभग उतना ही एरिया अभी तक बलबन के टाइम पीरियड पे भी है। क्यों? क्योंकि बलबन वाज नोइंग कि दिल्ली सल्तनत अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि वो फार फ्लेज एरियाज को कंट्रोल कर सके। मान लीजिए कि भाई अटैक कर देता लेट्स से कि तमिलनाडु में, एक बात कह रहा हूं मैं,
तमिलनाडु में अटैक करके कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो अथॉरिटी चाहिए ना। तो बलबन को पता था कि दिल्ली सल्तनत अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वो फार फ्लंग एरियाज को कैप्चर कर सके, इसीलिए बलबन जो है वो दूसरे स्टेट्स को कैप्चर करने की तरफ पता था कि भाई फिट रहो, ठीक है। बलबन के बाद मतलब दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से हुआ है, ठीक है। इल्तुतमिश ने जितना किया उतना ही लगभग रजिया सुल्तान को मिला, उतना ही लगभग नासरुद्दीन महमूद को मिला, उतना ही लगभग बलबन को भी मिला। बलबन का मेन एडवांटेज ये है कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया है, जो काम इल्तुतमिश ने किया था वही काम बलबन ने भी किया है, ठीक है। तो ये है आपका बलबन के कुछ स्टेप्स। उसके बाद अगेन जो पब्लिक थे, जो मासेस थे, पब्लिक के नज़र में भी बलबन को अपना रेपुटेशन जो है, अपनी आइडेंटिटी अच्छी करनी थी। क्यों? क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि भाई ये बलबन जो राजा बना है ये नासरुद्दीन महमूद को मार के बना है, पब्लिक में ये परसेप्शन था। तो बलबन तो एक तो पहली बात नोबल्स को तो अपने कंट्रोल में ले ही आया, उसमें हमने देखा है ना, नोबल्स को कंट्रोल में लाने के लिए चहलगानी खत्म किया उसने, सजदा और पैबोस ले आया है ना। पब्लिक जो है मासेस, उसमें बलबन का इमेज कैसे अच्छा रहे, किस तरीके से लोग उसे ऐसा व्यू ना करे कि भाई ये सुल्तान को मार के किंग बना है। तो इसलिए बलबन ने क्या किया, बलबन स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस, द पॉलिसी ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस। बलबन ने कहा कि हमारे राज्य में जो न्याय है वो सबको इम्पार्शियल मिलेगा, मतलब कोई भी राजा हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे साम्राज्य में। और बलबन ने इसको फॉलो भी किया। एक कहानी भी जो है, जो बार्नी के बारे में मैंने आपको बताया कि मिडिवल हिस्ट्री के हिस्टोरियन थे वो, मिडिवल टाइम्स में उन्होंने एक बात रखी है कि बदायूं आप कह सकते हैं, इलाहाबाद के पास का क्षेत्र, वहां के गवर्नर के पिता ने, बदायूं के गवर्नर के पिता ने एक बार अपने स्लेव को काफी इल ट्रीट किया, मतलब मारा वारा होगा। वो स्लेव जाके बलबन को कंप्लेन किया। बलबन ने क्या किया कि उस गवर्नर के पिता को बुलवाया और वापस उतने ही कोड़े स्लेव से लगवाए, ठीक है। ये किसी ना किसी तरीके से बलबन जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे बाकी के लोगों को, आवाम को, कि भाई हमारे टाइम पीरियड में आप लोग सुरक्षित हैं, हमारे टाइम पीरियड में इम्पार्शियल जस्टिस दी जाती है। और ये सब हथकंडे थे बलबन के द्वारा, जिसके तहत वो अपना परसेप्शन मासेस में चेंज कर रहे थे। तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं बलबन से रिलेटेड आपका। उसके बाद बलबन के बारे में मैंने आपको बताया कि बलबन हैड अ लार्ज आर्मी, बलबन ने अपनी आर्मी को मेंटेन किया, लेकिन वो दूर दराज के एक्सपेडिशन नहीं ले जाते थे। दूर दराज के एरियाज को क्यों नहीं अटैक करते थे वही मैंने एक्सप्लेन किया। सिर्फ एक ही अटैक है, एक ही एक्सपेंशन है बलबन का अपने पूरे करियर में, कि बलबन ने बंगाल पे चढ़ाई की थी, बस बंगाल को छोड़ के। और बलबन का कहीं भी आपको एक्सपेडिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बलबन को पता था कि दिल्ली सल्तनत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों को कंट्रोल कर सके, लेकिन बलबन हैड अ लार्ज आर्मी। एंड फाइनली बलबन डाइड इन 1286, 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बलबन का टाइम पीरियड क्या हो गया, 1246 से 1286 तक। 1246 टू 1266 या 65 बलबन क्या है, नाइब है। और 1266 से लेके 1266 से 1286 तक बलबन क्या है, सुल्तान है। और बलबन की इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्लियर है ये। अब बलबन की मृत्यु के बाद 4 साल तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फेज रहा दिल्ली में। कौन राजा बनेगा, नहीं बनेगा, नोबल्स के बीच में लड़ाई हो रहा है, माइनर राजास बन रहे हैं, हट रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फेज था, और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फेज को टैप किया अपने एडवांटेज के लिए आपको जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो 1290 की बात है जब जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। अगेन खिलजी वंश, अब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया, बलबन तक स्लेव डायनेस्टी था। अब यहां से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी, खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो आपका है खिलजी डायनेस्टी। इसको रब कर देते हैं, रब कर दे। कोई प्रॉब्लम है पूछिए जल्दी से। खिलजी
अब खिलजीज के बारे में आपको पता है कि अब तक जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाता था वो किसको दिया जाता था? टर्किश लोगों को। मतलब सिर्फ टर्किश मुसलमान ही तो नहीं थे ना भारत में, और भी मुस्लिम थे, लेकिन बाकियों को मुस्लिम को हीन नजर से देखा जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थे उन्हीं को दिया जाता था जो टर्किश इन ओरिजिन हो। खिलजीज वेयर द फर्स्ट पावर हु वेयर नॉन टर्किश, ठीक है। तो खिलजीज को जनरली उस जमाने में माना जाता था कि दे आर पेन पुशर्स। पेन पुशर्स मतलब लिखा पढ़ी करने के लिए ये लोग कम्युनिटी बनी हुई है, खिलजी बनी हुई है, ऐसी धारणा थी। और खिलजियों को जनरली या तो कोई एक क्लर्क वाला काम दे दिया जाता था, नहीं तो खिलजियों को आपको बॉर्डर एरिया में भेज दिया जाता था गवर्नर बना के। अब गवर्नरशिप भी अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। जैसे उस जमाने में कारा, इलाहाबाद के क्षेत्र का गवर्नरशिप जिसको मिलता था उसको माना जाता था कि भाई सुल्तान के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद जो था वो काफ़ी फर्टाइल एरिया होता था, वहाँ से रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता था, ठीक है। तो जिसको कारा या इलाहाबाद की गवर्नरशिप मिलती थी उसको माना जाता था कि सुल्तान का खासम खास होगा। कुछ लोग होते थे जिनको बॉर्डर एरियाज में भेज दिया जाता था जहां हमेशा वार ही हो रहा है, उसको संटिंग पोस्टिंग माना जाता था। तो जो खिलजीज होते थे इनको जनरली कहां रखा जाता था? बॉर्डर एरियाज में, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हो, कि जाइए वहां जाके मोर्चा संभालिए, ठीक है। तो खिलजीज जनरली वेयर लुक्ड डाउन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लेव डायनेस्टीज। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी खिलजीज को मिला, वो क्या कि बॉर्डर एरियाज में पोस्टेड होने की वजह से इनको रेगुलरली अटैक्स का सामना करना पड़ता था, और इसकी वजह से जो खिलजी गवर्नर होते थे उनकी आर्मी बाकियों के गवर्नर की आर्मी से ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा फिट होती थी। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली तो वार ही लड़ते रहते थे ना, ठीक है जी। इसका एडवांटेज खिलजीज को मिलेगा। तो 1290 की बात है, 1290 में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फेज है बलबन की मृत्यु के बाद, और उस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पावर वैक्यूम को फिलअप किया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लिख के मत आइएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से 1296, 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो काफी नरम स्वभाव के थे, और उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो एक इस्लामिक स्टेट हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो बाय द सेंस ऑफ कोऑपरेशन ओनली दिल्ली सल्तनत चलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उलेमास थे, जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस हेड होते थे उलेमास, वो जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में थे। अब बात यह होता है कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि वो कारा जैसे मैंने बताया ना आपको, इलाहाबाद, वहां पे कर दीजिए सर। 2 मिनट से बस खत्म कर देते हैं इसको, जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है जी। ये इधर देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है ही इन्वेडेड देवगिर, दैट इज योर डेक्कन। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भतीजा रहता है जलालुद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि डेक्कन को अटैक करते हैं, और डेक्कन से काफी ज्यादा वेल्थ, पैसा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी लेके आते हैं, लेकिन चाचा को नहीं देते हैं वो। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करके चल जाते हैं कहाँ? कारा मतलब इलाहाबाद, ओके। जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है कि भतीजे के पास बहुत सारा पैसा आया है, उसने देवगिर को अटैक किया है, ठीक है। लेकिन भतीजा वो लूट जो है बांटने को तैयार नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी स्वयं आते हैं भतीजे से मिलने के लिए, और साथ में जो भी बॉडीगार्ड्स अपने होते हैं उनको कह दिया जाता है कि भाई जाओ, अपना भतीजा है, वी विल सॉर्ट आउट द मैटर। और जलालुद्दीन खिलजी जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और जो बाकी के नोबल्स जो बचते हैं उसको अलाउद्दीन खिलजी या तो बाय थ्रेट, धमका के, या फिर बाय गिविंग देम ल्योर, लालच देके अपने तरफ रख लेता है। और इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का रूलर बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 टू 1316, 1296 से
1316। अब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमें पढ़ना है। हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। खिलजी वेयर नॉन टर्किश इन ऑरिजिन, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछिए। ओके देन फाइन, थैंक यू।